मित्रों, कुछ तकनीकी कारणों से गोविंद माथुर जी इस कार्यक्रम से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे, मगर इसका सुखद पक्ष यह रहा कि वे अपने जीवन और रचनाकार पक्ष से जुड़ी बातें समुचित रूप में हमसे कर पाए थे। अब हम उन्हें पुनः आप लोगों तक ले आए हैं और इस दूसरे भाग में हम उनसे उनकी कविताओं का पाठ सुनते हैं। गोविंद माथुर जी से यह निवेदन होगा कि वे अपनी कविताओं का पाठ क्रमवार करें, शुरुआत के संग्रह से लेकर नवीनतम संग्रह तक चलें। इससे हम एक कवि की यात्रा को भी समझेंगे और अलग अलग समय में अलग अलग विषयों पर लिखी उसकी कविताओं का एक बृहत्तर संदर्भ भी हमारे समक्ष आ पाएगा। आदरणीय गोविंद माथुर जी। जी, मैं अपनी कुछ कविताएं आपको सुनाऊंगा। मेरा पहला जो काव्य संग्रह है वो 1985 में प्रकाशित हुआ। शेष होते हुए शीर्षक से 1985 में संग्रह मेरा आया। इस संग्रह के अंदर अधिकांश कविताएं 70 के दशक की हैं। जैसा कि आपको पता है कि 7वें दशक के अंदर कविता में कई आंदोलन चले थे। है कविता, भूखी पीढ़ी की कविता, नंगी पीढ़ी की कविता, ठोस कविता, ऐसे बहुत आंदोलन रहे थे। तो 8वें दशक के कवियों पे उन कविताओं का प्रभाव पड़ा। तो मेरे पहले संग्रह की जो कविताएं हैं उनपे कुछ कविता के का भी प्रभाव हो सकता है और ये 70 के दशक की कविताएं इसमें अधिक है। मैं शेष श्रोताओं में से कुछ कविताएं आपको सुना रहा हूँ। पहली कविता है अस्तित्व। जब पूरी जिंदगी ही एक समझौता बन जाती है। ये उस दौर की कविता हैं जब बेरोजगार था, असंतोष था जीवन में, कई तरह की और भी विद्रोह स्वरूप भी था, उस तरह की का प्रभाव है। जब पूरी जिंदगी ही एक समझौता बन जाती है तो मुझे अपने किसी भी स्वप्न के आत्महत्या करने पर दुख नहीं होता। जब पूरी जिंदगी ही एक समझौता बन जाती है तो मुझे अपने किसी भी स्वप्न के आत्महत्या करने पर दुख नहीं होता। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए ही जब जीना है तो जिंदगी सिर्फ मौत का इंतजार रखती है। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए ही जब जीना है तो जिंदगी सिर्फ मौत का इंतजार लगती है। ऐसे में किसी भी रेशमी संबंध पर तेजाब डाल देने पर मुझे कोई शिकायत नहीं होती। ऐसे में किसी भी रेशमी संबंध पर तेजाब डाल देने पर मुझे कोई शिकायत नहीं होती। मैं अपने टूटे हुए अस्तित्व को सहेज लेने का मोह क्या अर्थ रखता है। अपने टूटे हुए अस्तित्व को सहेज लेने का मोह क्या अर्थ रखता है। जब टूटन ही जिंदगी है तो किसी से जुड़ना, अलग होना पर्यायवाची हो जाता है। मुझसे तमाम जुड़े हुए अलग हुए लोगों को मुझसे संबंधों के संबोधनों के अर्थ जला देने चाहिए। एक मृत अस्तित्व की खोज अब बंद कर देनी चाहिए। एक और कविता है अनाम दर्द। कई वर्षों की तहें परत दर परत बालू रेत के टीलों में धंसाता रहता हूँ मैं। कई वर्षों की तहें परत दर परत बालू रेत के टीलों में धंसाता रहता हूँ मैं। प्रतिदिन एक और दिन का शाह कालापन उदास रात डरा देने वाली आक्रोशों के बीच बिताता रहता हूँ मैं। प्रति रात एक और रात
एक नाम जिसे मैं काट देना चाहता हूँ, एक सूरत जिसे मैं खो देना चाहता हूँ, गहन अंधेरे कोहरे में। प्रति क्षण कोई कुरेदता रहता है मेरा मन, प्रति क्षण कोई कुरेदता रहता है मेरा मन, हटाता रहता है जमी परतें, खाली हो जाता हूँ मैं, उभर आता है फिर डर, एक अनाम डर। एक कविता है जंगल की आग। मैंने हर मौसम में अपने वस्त्रों का रंग बदलकर, मैंने हर मौसम में अपने वस्त्रों का रंग बदलकर परिवेश में व्याप्त अंधेरे को, परिवेश में व्याप्त अंधेरे को अपनी मुट्ठी में बंद सूरज फेंका है, अपनी मुट्ठी में बंद सूरज को फेंका है। पर तटस्था और स्थिति प्रज्ञता ने, पर तटस्था और स्थिति प्रज्ञता ने हर मौसम को बर्फ कर दिया। मेरे हर प्रयत्न को तुम्हारी सुनहरी देह ने डस लिया, मेरे हर प्रयत्न को तुम्हारी सुनहरी देह ने डस लिया। और मेरी हथेलियों पर हर बार उग आए कुछ जंगली पौधे, और मेरी हथेलियों पर हर बार उग आए कुछ जंगली पौधे, जबकि हर मंच से तुमने बाहर आने का ऐलान किया, जबकि हर मंच से तुमने बाहर आने का ऐलान किया। मैंने अपने ऊपर झुकाए आसमान की परवाह किए बिना, मैंने अपने ऊपर झुकाए आसमान की परवाह किए बिना तुम्हारी मुस्कान पर भरोसा कर लिया। और एक स्वतंत्र देश के सीलन भरे कटघरे में उखड़ी उखड़ी सांसें लेता, और एक स्वतंत्र देश के सीलन भरे कटघरे में उखड़ी उखड़ी सांसें लेता रहा कि तुम मुझे लोकतंत्र का अर्थ समझाओगे। पर हर बार कुछ नारों के माध्यम से तुम मुझे बच्चों की तरह बहलाते रहे, पर हर बार कुछ नारों के माध्यम से तुम मुझे बच्चों की तरह बहलाते रहे। अब जबकि मैं अपनी हथेलियों पर उगाए जंगल में आग लगाना चाहता हूँ, अब जबकि मैं अपनी हथेलियों पे उगाए जंगल में आग लगाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने अस्तित्व की चिंता क्यों है? तुमने पहले ही एक पूरी पीढ़ी को नपुंसक कर देने की साजिश की है। अच्छा हो कि तुम तालियां सुनने के आदि तालियां बजाते हुए अपनी जमात में शामिल हो जाओ, और तुम्हारा शासन एक पूरी हिंजड़ी व्यवस्था के साथ जल जाने वाला है मेरे जंगल में उड़ती हुई आग से। ये कविताएं जब लिखी गई थी, तब इन्हीं कविताओं के कारण हमारे जो हमने काफी हाउस में जो गोष्ठी रखी थी, उसको क्रुद्ध कविता का नाम दिया गया था। उस समय इस तरह की कविताएं मैंने, प्रारंभिक कविताएं इस तरह की मैंने लिखी थी। तो शेष होते हुए में से ही मैं एक और कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है उजाले की पहचान। शहर की धमनियों में घुला हुआ विष धीरे धीरे छीलता जा रहा है हमारा जिस्म। शहर की धमनियों में घुला हुआ विष धीरे धीरे छीलता जा रहा है हमारा जिस्म। शरीर से रिश्ते घाव बहने लगे हैं आज पाकर, शरीर से रिश्ते घाव बहने लगे हैं आज पाकर। रोशनी का रंग गहरा नीला होता जा रहा है, रोशनी का रंग गहरा नीला होता जा रहा है। सारे चेहरे छिलकर हो गए हैं एक से, सारे चेहरे छिलकर हो गए हैं एक से। किसी की भी अलग से पहचान नहीं, किसी की भी अलग से पहचान नहीं रही। ऐसे में क्या अर्थ रखता है कोई एक नाम, ऐसे में क्या अर्थ रखता है कोई एक नाम, जिसे हम लगातार गालियां दिए जा रहे हैं, जबकि हमारा खुद का चेहरा पहचानना मुश्किल है, जबकि हमारा खुद का चेहरा पहचानना मुश्किल है। कॉफी के प्यालों के साथ व्यवस्था पर थूका गया जहर हमारे ही जिस्म में रहता रहता है हर समय, यानी कि हम थूक फेंकते नहीं, निकलते रहते हैं और अपनी जगह बैठे बैठे अंदाजा लगाया करते हैं अंधेरा बढ़ते जाने का, अपनी जगह बैठे बैठे अंदाजा लगाया करते हैं अंधेरा बढ़ते जाने का। 35 अंधेरी सुरंगों को पार करते हुए हम अभ्यस्त हो गए हैं एक अंधकार के। 35 अंधेरी सुरंगों को पार करते हुए हम अभ्यस्त हो गए हैं अंधकार के।
लगातार फैलते विष ने हमें इतना बना दिया है नपुंसक कि 36वीं सुरंग से गुजरते हुए हमें उजाले की पहचान मिली। अब शेष होते हुए से मैं अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ और इसका शीर्षक है उखड़े हुए चेहरे। तुम्हारा आना इतना निरर्थक नहीं होता अगर तुम अपने साथ लाए उपहार उसी तहखाने में छोड़ आते जहां से तुम ये पिघला हुआ चेहरा लिए निकले। तुम्हारा आना इतना निरर्थक नहीं होता अगर तुम अपने साथ लाए हैं उपहार उसी तहखाने में छोड़ आते जहां से तुम ये पिघला हुआ चेहरा लिए निकले हो। तुम्हारे उपहारों में तुम्हारे सिले हुए बदन की गंध है। तुम्हारे उपहारों में तुम्हारे सिले हुए बदन की गंध है। तुम इन्हें हवा में फेंककर भीड़ एकत्रित करने में असमर्थ रहोगे। तुम इन्हें हवा में फेंककर भीड़ इकट्ठी करने में असमर्थ रहोगे। अच्छा होता अगर तुम खाली हाथ आते। अच्छा होता अगर तुम खाली हाथ आते। एक प्रयोगात्मक नाटक तो होता। इस घिसे बिटे फार्मूले से गया तो होता। इस घिसे बिटे फार्मूले से गया तो होता। असफल होने पर तुम बौद्धिकता का चेहरा पहन भीड़ को मूर्ख कह सकते थे। असफल होने पर तुम बौद्धिकता का चेहरा पहन भीड़ को मूर्ख कह सकते थे। अब जबकि तुम्हारी आकृति पर चीलें मंडरा रही हैं, तुम्हें अपना चेहरा, पुराना चेहरा क्या है? तुम्हारे यहाँ आने पर पहले जो एक शोर उठा करता था, अब उसकी प्रतिध्वनियां तुम्हारे अंदर उठ रही हैं। सच, पहले कितना सख्त था तुम्हारा चेहरा। लोग अपने आप तुम्हारे आगे अपना सर झुका दिया करते थे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हारा आना इतना निरर्थक नहीं होता अगर तुम तहखाने से अपना पुराना चेहरा ढूंढ लाते। ये कविताएं थी शेष होते हुए से। अब मैं अपने दूसरे काव्य संग्रह दीवारों के पार कितनी धूप से कुछ कविताएं आपको सुनाऊंगा। ये दीवारों के पार कितनी धूप 1991 में प्रकाशित हुआ था और इसकी कविताएं 80 के दशक में लिखी हुई कविताएं। आप भी देखेंगे कि उस संग्रह से कितनी भिन्न कविताएं दीवारों के पार कितनी धूप में। पहले कुछ कविताएं मैं बच्चों से संबंधित सुनाता हूँ, बच्चों पे लिखी विषय। बच्चे जानते हैं, कविता का शीर्षक है बच्चे जानते हैं। बच्चे जानते हैं घर का अर्थ। बच्चे जानते हैं घर का अर्थ। बच्चे जानते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। हम बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं। बच्चे दिखाते हैं हमें चिड़ियाघर का रास्ता। बच्चे ले जाते हैं हमारे बचपन में। बच्चे जोड़ते हैं हमें घर से, परिवार से, दुनिया से, प्रकृति से। बच्चे ले जाते हैं हमें अपने साथ सपनों में। बच्चे जोड़ते हैं हमें घर से, परिवार से, दुनिया से, प्रकृति से। बच्चे ले जाते हैं हमें अपने साथ सपने में। हम बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं प्रेम का अर्थ। बच्चे जानते हैं प्रेम का अर्थ। बच्चे सिखाते हैं हमें प्रेम करना। एक दूसरी कविता है बच्चों के विषय में ही। बच्चा हंसता है स्वप्न में। खिड़की से आती धूप को बंद कर लेना चाहता है अपनी मुट्ठी में। खिड़की से आती धूप को बंद कर लेना चाहता है अपनी मुट्ठी में।
बार बार ऐसा करते हो जाता है उदास बच्चा। बार बार ऐसा करते उदास हो जाता है बच्चा। पापा धूप पकड़ में क्यों नहीं आती? पापा धूप पकड़ में क्यों नहीं आती? पापा हवा दिखाई क्यों नहीं देती? क्यों पेड़ पर पत्तों के हिलने से आती है? बच्चे को गुस्सा आता है, पापा जवाब क्यों नहीं देते? बच्चा पैर पटकता है, चला जाता है बाहर मैदान में। बच्चा पैर पटकता है, चला जाता है बाहर मैदान में। पापा को कुछ नहीं, बाहर मैदान में पापा को कुछ नहीं आता। बच्चा उड़ाना चाहता है पतंग। बच्चा उड़ाना चाहता है पतंग। बच्चा उड़ना चाहता है चिड़ियों की तरह। बच्चा तैरना चाहता है मछलियों की तरह। बच्चा तैरना चाहता है मछलियों की तरह। बच्चा पेड़ पर चढ़ना चाहता है गिलहरी की तरह। बच्चा सुनता है कहानियाँ। कभी आश्चर्य से फैल जाती है उसकी आंखें। कभी आश्चर्य से फैल जाती है उसकी आंखें। कभी भय से सिमट आता है पापा के पास। और कभी खुशी से पीटता है तालियां। और कभी खुशी से पीटता है तालियां। बच्चा सवाली निगाहों से देखता है पापा को, पर पूछता कुछ नहीं। खुद ही डूब जाता है सवालों में। पर कुछ पूछता नहीं, खुद ही डूब जाता है सवालों में और गढ़ता है जवाब। बच्चा सो जाता है पापा से चिपट कर। बच्चा हंसता है सपनों में। एक और कविता है बच्चों के विषय में ही। जब वे बच्चे नहीं रहेंगे। जब वे बच्चे नहीं रहेंगे, शायद तब उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा शेष। तब वे तलाशेंगे रास्ते जहाँ से गुजरते थे दिन में कई कई बार। उनकी आंखों में उभर आएंगे एक साथ कई शहर। एक साथ कई शहर, पीले हरे मकान और बदलते पड़ोसी। उनकी आंखों में उभर आएंगे एक साथ कई शहर, पीले हरे मकान और बदलते पड़ोसी। यात्रा दर यात्रा, बस की खिड़कियों से पीछे छोड़ते मकान। यात्रा दर यात्रा, बस की खिड़कियों से पीछे छूटते मकान। बस में मूंगफली बेचता कोई लड़का या झगड़ता हुआ कोई एक गंजा आदमी। जब वे बच्चे नहीं रहेंगे तब वे भूल चुके होंगे स्कूल का रास्ता। जब वे बच्चे नहीं रहेंगे तब वे भूल चुके होंगे स्कूल का रास्ता। लेकिन याद रहेगी अंग्रेजी पढ़ाने वाली आंटी जो बच्चों से करती थी प्यार। वो दिखती थी कहानियों की परी जैसी। जब वे बच्चे नहीं रहेंगे तब वे ढूंढ नहीं पाएंगे अपने उन दोस्तों को जिनके साथ खेलते थे, झगड़ा होने पर फाड़ दिया करते थे एक दूसरे की कमीज। जब वे बच्चे नहीं रहेंगे तब वे ढूंढ नहीं पाएंगे अपने उन दोस्तों को जिनके साथ खेलते थे, झगड़ा होने पर फाड़ दिया करते थे एक दूसरे की कमीज। जब वे बच्चे नहीं रहेंगे तब उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा शेष। ये कविता है, मैं दीवारों के पार कितनी धूप से सुना रहा हूँ। अब कुछ दूसरे मिजाज की कविताएं हैं। कविता का शीर्षक है उस लड़की की हंसी। उस लड़की की हंसी, उस खिलखिलाती लड़की की तस्वीर कैद कर लो अपनी आंखों के कैमरे। उस खिलखिलाती लड़की की तस्वीर कैद कर लो अपनी आंखों के कैमरे में। उस लड़की की अल्हड़ता, उस लड़की की हंसी, उस लड़की का शर्माना कैद कर लो अपनी यादों में। कुछ दिनों बाद जब देखोगे किसी गृहिणी को कपड़े धोते हुए, आटा गूंथते हुए, तब उसकी आंखों में कुछ तलाश करोगे तुम। कुछ दिनों बाद जब तुम देखोगे या किसी गृहिणी को कपड़े धोते हुए, आटा गूंथते हुए, तब उसकी आंखों में कुछ तलाश करोगे तुम। फिर कभी जब तुम देखोगे किसी उदास औरत को बाजार से सब्जी लाते हुए। फिर कभी जब तुम देखोगे किसी औरत को बाजार से सब्जी लाते हुए,
दवाइयों की दुकान पर खड़े उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए, तब तुम पहचान भी नहीं पाओगे। तब तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि यह वही लड़की है जिसकी हंसी आज भी गूंज रही है तुम्हारे ख्याल में। तब तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि यह वही लड़की है जिसकी हंसी आज भी गूंज रही है तुम्हारे ख्याल में। इसी क्रम की दूसरी कविता है ग्रस्तिन होती हुई लड़की। गेहूं चावल दाल बीनते छानते उसकी उम्र के कितने दिन चुरा लिए समय ने उसे एहसास भी नहीं। गेहूं चावल दाल बीनते छानते उसकी उम्र के कितने दिन चुरा लिए समय ने उसे एहसास भी नहीं हुआ। घर की चार दीवारी में दिन रात चक्कर काटती वह अल्लड़ लड़की भूल गई दुनिया गोल है। घर की चार दीवारी में चक्कर काटती वह लड़की भूल गई कि दुनिया गोल है। उसे आता है रोटी को गोलाई देना। उसे आता है रोटी को गोलाई देना, तवे पर फिरकनी की तरह घुमाना। 5 बरस में उसने सीखा है कम बोलना, ज्यादा सुनना, मुस्कुराना। 5 बरस में उसने सीखा है कम बोलना, ज्यादा सुनना और मुस्कुराना सहना उसकी शिक्षा। उसकी शिक्षा उपयोगी सिद्ध हो रही है सब्जी और नमक के अनुपात में। उसकी शिक्षा उपयोगी सिद्ध हो रही है सब्जी और नमक के अनुपात में, चाय और चीनी के मिश्रण में। वह नंगी उंगलियों से उठाती है गर्म दूध का भगोना, तलती है पकौड़ियाँ मेहमानों के लिए। उसे खुशी होती है बच्चों के लिए पराठा सेकते हुए। उसे खुशी होती है बच्चों के लिए पराठा सेकते हुए, कपड़ों को धूप देते हुए। इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं और इसी पे इस संग्रह का शीर्षक भी रखा गया है। कपड़ों को धूप देते हुए उसने कभी नहीं सोचा दीवारों के पार कितनी धूप बाकी है। और कविताएं मैं आपको एक थोड़ा भिन्न मिजाज की कविताएं हैं। कविता है अपहरण एक सूरज का। एक सुबह जब उसकी आंख खुली वह देखता है कि सूरज अभी तक नहीं निकला। एक सुबह जब उसकी आंख खुली वह देखता है कि सूरज अभी तक नहीं निकला। वह बिस्तर छोड़कर खड़ा हो जाता है, सूरज निकलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वह बिस्तर छोड़कर खड़ा हो जाता है, सूरज निकलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पेस्ट करते हुए महसूसता है कि सभी कुछ सामान्य है अलावा सूरज के न निकलने। कि सभी कुछ सामान्य है अलावा सूरज के न निकलने के। लोग उतने ही व्यस्त हैं जितने रोज रहते हैं। हाँ, हर चेहरे पर एक असमंजस जरूर है। हाँ, हर चेहरे पर एक असमंजस जरूर है, पर चिंता नहीं। उसने देखा आसमान साफ है और मौसम भी। उसने देखा कि आसमान साफ है और मौसम भी बरसात का नहीं है। नाश्ते के समय वह चौंक पड़ता है। समाचार आ रहे थे। कल रात हमारे देश के सूरज का अपहरण हो गया। समाचार आ रहे थे। कल रात हमारे देश के सूरज का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं का अभी पता नहीं लगा है। समझा जाता है कि इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ है। दिन भर शहर में चर्चा का एक ही विषय था। ज्यादातर लोगों का ख्याल था ये काम अब नहीं देश के चोरों का है। पता नहीं सूरज किस शहर की किस अलमारी में बंद हो।
सरकार ने एक जांच आयोग की घोषणा कर दी थी। जब तक सूरज न मिले विकल्प के लिए भी सोचा जा रहा था। 1 महीना व्यतीत हो गया। 1 महीना व्यतीत हो गया, सूरज का कोई सुराग नहीं लगा। विरोधी दल भी चिल्ला चिल्ला कर थक चुके थे। 1 महीना हो गया, सूरज का कोई सुराग नहीं मिला। विरोधी दल भी चिल्ला चिल्ला कर चुप हो गए थे। फिर लोग फिर से राजनीति, क्रिकेट, फिल्म और लड़कियों में मशगूल थे। लोग फिर से राजनीति, क्रिकेट, फिल्म और लड़कियों में मशगूल थे। चीजों के भाव आसमान छू रहे थे। चीजों के भाव आसमान छू रहे थे। प्रतिदिन एक और दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की जा रही थी। प्रधानमंत्री के चेहरे पर वही मुस्कान थी। प्रधानमंत्री के चेहरे पर वही मुस्कान थी। देश में एक काम करने वाली सरकार कायम थी। धीरे धीरे लोग इस तरह अंधेरे के अभ्यस्त होते जा रहे थे। अंतिम पंक्तियां हैं। धीरे धीरे लोग इस तरह अंधेरे के अभ्यस्त होते जा रहे थे, जैसे इस देश में सूरज कभी था ही नहीं। जैसे इस देश में सूरज कभी था ही नहीं। एक कविता है, कवियों पे एक कविता है और शीर्षक है कवि गोष्ठी। ये अपने ही समाज पे एक व्यंग्य है। दूर किसी राजधानी से आत्मीयता से भरे भरे सहज मुस्कान लिए कभी कभी दूसरे शहर या कस्बे में आते हैं प्रतिष्ठित कवि। दूर किसी राजधानी से आत्मीयता से भरे भरे सहज मुस्कान लिए कभी कभी दूसरे शहर या कस्बे में आते हैं प्रतिष्ठित कवि। कस्बे में अध्यापक, प्राध्यापक, तथाकथित बुद्धिजीवी, साहित्य प्रेमी और स्थानीय कवि बस स्टैंड से ही इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देते हैं। आत्मविभोर होकर प्रतिष्ठित कवि संयोजक के गले में बाहें डाले कस्बे की सड़कों पर ठहाके लगाते घूमते हैं दिन भर। स्थानीय कवि अपनी अप्रकाशित पांडुपी लिए घूमते हैं उनके पीछे पीछे। स्थानीय कवि अपनी अप्रकाशित पांडुपी लिए हुए घूमते हैं पीछे पीछे, बार बार पेश करते हैं सिगरेट। प्रतिष्ठित कवि बार बार पूछते हैं नाम। शाम को होती है कवि गोष्ठी। अध्यापक, प्राध्यापक, स्थानीय कवि और संयोजक सुनाते हैं कविताएं। प्रतिष्ठित कवि गंभीर मुद्रा धारण किए रहते हैं अपनी बारी आने तक। गोष्ठी के बाद होती है संगोष्ठी। संयोजक के घर स्थानीय कवि प्रबंध करता है सुरापान का। गोष्ठी के बाद होती है संगोष्ठी। संयोजक के घर स्थानीय कवि प्रबंध करता है सुरापान का। उसे बनना है प्रतिष्ठित कवि। थोड़ी देर बाद प्रतिष्ठित कवि प्रशंसा करते हैं। थोड़ी देर बाद प्रतिष्ठित कवि प्रशंसा करने लगते हैं स्थानीय कवि की। स्थानीय कवि गदगद हो उठता है, पैरों में गिर जाता है प्रतिष्ठित कवि। अंतिम पंक्तियां है कि प्रतिष्ठित कवि के हाथों में ताकत नहीं होती, स्थानीय कवि के पैरों में ताकत नहीं होती। प्रतिष्ठित कवि के हाथों में ताकत नहीं होती, स्थानीय कवि के पैरों में ताकत नहीं होती उठकर खड़े हो जाने की, और देर रात तक चलती रहती है संभव। और इस संग्रह से मैं एक अंतिम कविता सुना रहा हूँ और शीर्षक है रामकिशन को हंसी नहीं आती। रामकिशन को नहीं मालूम वह किससे नाराज है। रामकिशन को नहीं मालूम वह किससे नाराज है। दरअसल वह नाराज है भी या नहीं वह खुद भी नहीं जानता। दरअसल वह नाराज है भी या नहीं वह खुद भी नहीं जानता। पता नहीं क्यों रामकिशन को हंसी नहीं आती। पता नहीं क्यों रामकिशन को हंसी नहीं आती। बस एक खींच सी उठती है। लोग उसे एक चिड़चिड़ा आदमी समझते हैं। लोग उसे एक चिड़चिड़ा आदमी समझते हैं। रामकिशन हमेशा झल्लाया रहता है। उसकी झल्लाहट अक्सर
पत्नी और बच्चों पे उतरती है। उसकी झल्लाहट अक्सर पत्नी और बच्चों पे उतरती है। रामकिशन ज़्यादातर चुप ही रहता है। रामकिशन ज़्यादातर चुप ही रहता है। उसकी समझ में नहीं आता आखिर क्या बात करे। उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या बात करे। पता नहीं लोग इतनी चक्कर चक्कर कैसे कर लेते हैं। पता नहीं लोग इतनी चक्कर चक्कर कैसे कर लेते हैं। वह चिढ़ता है उन हंसते हुए लोगों पर। वह चिढ़ता है उन हंसते हुए लोगों पर जो घुमा फिरा कर हर बात को ले आते हैं किसी एक विषय पर और ठहाका लगाकर आनंद को प्राप्त होते हैं। रामकिशन का जी चाहता है कॉलर पकड़कर झंझोड़ दे एक एक को, पर वह करता कुछ नहीं। पीछे से लोग उसे नाराज व्यक्ति कहते हैं। रामकिशन हर समय न जाने क्या सोचता रहता है। रामकिशन हर समय न जाने क्या सोचता रहता है। पता नहीं कैसे खुश रहते हैं लोग। ये बहादुर लोग हंसते हंसते सब सह जाते हैं। इस कठिन समय में भी ठहाके लगाते रहते हैं। रामकिशन को कायर कहते हैं सारे लोग। रामकिशन को कायर कहते हैं सारे लोग। रामकिशन को किसी को गाली देना नहीं आता। रामकिशन को किसी को गाली देना नहीं आता। ये मेरे दूसरे संग्रह दीवारों के पार कितनी धूप से कुछ कविताएं थी। और अब मैं आपको अपने तीसरे कविता संग्रह उदाहरण के लिए आदमी से कुछ कविताएं सुनाऊंगा। तीसरा संग्रह मेरा वर्ष 1998 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुछ कविताएं उन दोनों संग्रहों से कुछ अलग कविताएं हैं। और इसमें जैसा कि अभी बात ही चल रही थी जयपुर शहर के बारे में, तो नमस्कार नंद जी। तो अपने शहर की कुछ कविताएं मैं आपको इसमें से सुनाना पसंद करूँगा जयपुर शहर के विषय में। अपना शहर शीर्षक से 4 कविताएं हैं छोटी छोटी। पहली कविता है, कभी कभी दूर तक एक भी चेहरा परिचित नहीं दिखता। कभी कभी दूर तक एक भी चेहरा परिचित नहीं दिखता। सड़कें पहले से ज़्यादा लंबी हो गई हैं। कई बार रास्ता भूल जाता हूँ अपने ही शहर में। परदेशी रास्ता दिखाते हैं। कभी कभी दूर तक एक भी परिचित चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। सड़कें पहले से ज़्यादा लंबी हो गई हैं। कई बार रास्ता भूल जाता हूँ अपने ही शहर में। कई बार रास्ता भूल जाता हूँ अपने ही शहर में। परदेशी रास्ता दिखाते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि मेरी दृष्टि कमज़ोर हो गई है या मेरी स्मरण शक्ति साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी दृष्टि कमज़ोर हो गई है या मेरी स्मरण शक्ति साथ नहीं दे रही। सच तो ये है कि मेरी स्मृतियों की सघनता के साथ इमारतों का जंगल कुछ इस तरह बढ़ा है कि मेरे विस्फारित ने उन्हें ढांक नहीं पाया। इसी क्रम की दूसरी कविता है, कौन हूँ मैं। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरे पिता का, किस गली मोहल्ले में रहता हूँ, आजकल इस तरह के प्रश्न कोई नहीं करता। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरे पिता का, किस गली मोहल्ले में रहता हूँ, आजकल इस तरह के प्रश्न कोई नहीं करता। अब कोई मुझे मेरे पितामह के नाम से नहीं जानता। अब कोई मुझे मेरे पितामह के नाम से नहीं जानता। किसी की भी आंखों में एक ही शहर का होने की आत्मीयता नहीं पाता। किसी की भी आंखों में एक ही शहर का होने की आत्मीयता नहीं पाता। पूरा शहर एक बाजार है। पूरा शहर एक बाजार है। हर वस्तु बिकाऊ और हर व्यक्ति खरीदार है।
हर वस्तु बिकाऊ और हर व्यक्ति खरीदार है। कुछ खुद को बेच रहे हैं, कुछ दूसरे को। कुछ खुद को बेच रहे हैं, कुछ दूसरे को। अब लोग ये नहीं पूछते क्या करते हैं आप। अब लोग ये नहीं पूछते क्या करते हैं आप। अब लोग पूछते हैं क्या बेचते हैं। अब लोग पूछते हैं क्या बेचते हैं। इसी क्रम की तीसरी कविता है। कुछ लोगों की स्मृति में आज भी एक शांत और सभ्य शहर है मेरा शहर। कुछ लोगों की स्मृति में आज भी एक शांत और सभ्य शहर है मेरा शहर। एक गुलाबी गंध खींच लाती है मेरे शहर में। एक गुलाबी गंध खींच लाती है मेरे शहर में। स्मृति में हवा महल से गुजरते हैं। स्मृति में हवा महल से के बाहर से गुजरते हैं ऊँट। वे तांगे में बैठकर देखना चाहते हैं शहर का गुलाबीपन। वे तांगे में बैठकर देखना चाहते हैं शहर का गुलाबीपन, जिसे ढक चुका है काला जहरीला धुआं। फिल्मों में अंकित मनोहारी स्थलों को तलाशते हैं। फिल्मों में अंकित मनोहारी स्थलों को तलाशते हैं वे। पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध एल्बम से देखते हैं मेरा शहर और देखकर उदास हो जाते हैं। और देखकर उदास हो जाते हैं। इसी क्रम की अंतिम कविता है। मेरी स्मृतियों के शहर से बहुत अलग है मेरे सपनों में आने वाला शहर। मेरी स्मृतियों के शहर से बहुत अलग है मेरे सपनों में आने वाला शहर। मेरे सपनों में आते हैं जलते हुए घर। मेरे सपनों में आते हैं जलते हुए घर। बदहवास भागते हुए लोग, दहशत ज़दा चेहरे, डरावनी आवाज़ें और घोड़ों की टाप। डरावनी आवाज़ें और घोड़ों की टाप। मैं बचपन में भी चौंक कर जाग उठता था। मैं बचपन में भी चौंक कर जाग उठता था, लेकिन तब डर नहीं लगता था। एक सुरक्षा थी अपने ही शहर में होने की। एक सुरक्षा थी अपने ही शहर में होने की। अब मैं और कुछ अलग भिन्न कविताएं हैं। कविता का शीर्षक है थोड़ा सा आदमी। आदमी को होना चाहिए थोड़ा हंसमुख। आदमी को होना चाहिए थोड़ा सा हंसमुख। रहना चाहिए थोड़ा सा लापरवाह। आदमी को होना चाहिए थोड़ा हंसमुख। रहना चाहिए थोड़ा लापरवाह। आदमी को होना चाहिए थोड़ा सा बेईमान। बोलना चाहिए थोड़ा सा झूठ। आदमी को होना चाहिए थोड़ा सा बेईमान। बोलना चाहिए थोड़ा सा झूठ। आदमी को होना चाहिए थोड़ा सा पुअर। दिखना चाहिए थोड़ा सा मूर्ख। आदमी को होना चाहिए थोड़ा सा पुअर। दिखना चाहिए थोड़ा सा मूर्ख। आदमी को होना चाहिए थोड़ा कामुक। लगना चाहिए थोड़ा सा अश्लील। आदमी को होना चाहिए थोड़ा सा रोमांटिक। आदमी को होना चाहिए थोड़ा सा रोमांटिक। करते रहना चाहिए थोड़ा सा प्रेम। आदमी को होना चाहिए थोड़ा सा आदमी। अंतिम पंक्ति है। आदमी को होना चाहिए थोड़ा सा आदमी। बचाई रखनी चाहिए थोड़ी सी आदमी। बचाए रखनी चाहिए थोड़ी सी आदमी। इसी क्रम की दूसरी कविता है थोड़ी सी आदमी। आदमी बाजार से ले आया फल और सब्जियां। आदमी बाजार से ले आया फल और सब्जियां। दे आया थोड़ी सी खुशियां। आदमी बाजार से ले आया फल और सब्जियां। दे आया थोड़ी सी खुशियां। आदमी बाजार से ले आया घी और तेल। दे आया थोड़ा सा स्वास्थ्य। आदमी बाजार से ले आया घी और तेल और दे आया थोड़ा सा स्वास्थ्य। आदमी बाजार से ले आया रंगीन कपड़े। आदमी बाजार से ले आया रंगीन कपड़े
और दे आया थोड़ा सा नंगापन। आदमी बाजार से ले आया गेहूँ चावल और दाल। आदमी बाजार से ले आया गेहूँ चावल और दाल और दे आया थोड़ी सी भूख। आदमी बाजार से ले आया दवाइयाँ। आदमी बाजार से ले आया दवाइयाँ और दे आया थोड़ा सा जीवन। आदमी बाजार से कुछ नहीं लाया। अंतिम पंक्ति है कि आदमी बाजार से कुछ नहीं लाया, बचा लाया थोड़ी सी याद। इस कवि संग्रह का नाम है उदाहरण के लिए आदमी। तो उस शीर्षक की कविता मैं सुना रहा हूँ, उदाहरण के लिए आदमी। वो भी क्या जमाना था जब आदमी को विश्वास था आदमी पर। वो भी क्या जमाना था जब आदमी को विश्वास था आदमी पर। हर कोई बोलता था सच, उदाहरण के लिए बोला जाता था झूठ। वो भी क्या जमाना था जब आदमी को विश्वास था आदमी पर। हर कोई बोलता था सच, उदाहरण के लिए बोला जाता था झूठ। वो भी क्या जमाना था जब धर्म नहीं करता था रथ यात्रा। वो भी क्या जमाना था जब धर्म नहीं करता था रथ यात्रा। आदमियों के साथ पैदल चलता था अधर्म को कुचलने के लिए, उदाहरण के लिए चलाया जाता था धर्म रथ। वो भी क्या जमाना था जब नगरों में रहा करते थे आदमी। वो भी क्या जमाना था जब नगरों में रहा करता था आदमी। उदाहरण के लिए जंगलों में पाया जाता था शैतान। उदाहरण के लिए जंगलों में पाया जाता था शैतान। वो भी, ये भी क्या जमाना है। ये भी क्या जमाना है, अब ढूंढने से भी नहीं मिलता आदमी। ये भी क्या जमाना है जब ढूंढने से भी नहीं मिलता आदमी। उदाहरण के लिए कहानियों में रह गया है आदमी। उदाहरण के लिए कहानियों में रह गया है। फिल्मों के प्रति भी मेरा काफ़ी रुझान रहा है और फिल्म संगीत के प्रति भी। तो एक कविता है, कुछ गीत कुछ यादें। कुछ गीत कुछ यादें। कभी कभी मन करता है पुराने दोस्तों के साथ सारा दिन सुनता रहूं पुरानी फिल्मों के गीत। कभी कभी मन करता है पुराने दोस्तों के साथ सारे दिन सुनता रहूं पुरानी फिल्मों के गीत। जिन गीतों के साथ जुड़ी हुई है बहुत सारी यादें, घटनाएं, चेहरे, उदास कर देने वाले गीत। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का। वो निराशा, वो हताशा, वो बेकारी के दिन। वो निराशा, वो हताशा, वो बेकारी के दिन। वो खाली खाली से प्रेम करते हुए दिन। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन। रहा चलते या न चलते भीड़ में या अकेले में। रहा चलते या न चलते भीड़ में या अकेले में। जब भी सुनाई पड़ जाता है कोई पुराना फिल्मी गीत, चंद क्षणों के लिए मैं पहुंच जाता हूँ किसी जंगल में। रहा चलते या न चलते जब भी सुनाई पड़ जाता है कोई पुरानी फिल्म का गीत, चंद क्षणों के लिए मैं पहुंच जाता हूँ किसी जंगल में जहाँ से लौट कर आना नहीं चाहता। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। एक कविता है, कुछ पत्र कुछ चेहरे। एक खाकी लिफाफे में लिपटे हुए कुछ पुराने पत्र बार बार पड़ जाते हैं। बार बार हाथ पड़ जाते हैं। हर बार कुछ सोचकर सहेज कर रखते हैं। जब से इंटरनेट, मोबाइल वगैरह की सुविधाएं आई हैं, अब पत्र आना बंद हो गए, पत्र नहीं आते। ईमेल आते हैं, मैसेज आते हैं या व्हाट्सएप पे आते हैं, लेकिन पत्र नहीं आते हैं। किसी ज़माने में प्रतिदिन पत्र आया करते थे, पोस्ट कार्ड आते हैं, लिफाफे आते हैं, पत्रों की एक प्रतीक्षा करते थे। अब पत्रों की कोई प्रतीक्षा भी नहीं है। तो उन पत्रों पे ही ये कविता है। एक खाली लिफाफे में लिपटे हुए कुछ पुराने पत्र बार बार हाथ पड़ जाते हैं। हर बार सोचकर सहेज कर रख देता हूँ। 20-25 वर्ष पहले
लिखे गए ये पत्र प्रेम पत्र नहीं है। 20-25 वर्ष पहले लिखे गए ये पत्र प्रेम पत्र नहीं है। इनमें खुशबू है प्रेम की, पढ़ते हुए गूंजती है कोई सदाबहार धुन, किसी स्वेच्छा किसी स्वेच्छा की। इन्हें पढ़ते हुए गूंजती है कोई सदाबहार धुन, किसी स्वेच्छाम फिल्म की। इतिहास में शामिल नहीं किए जाएंगे, गवाह भी नहीं है किसी समय के। इतिहास में शामिल नहीं किए जाएंगे, गवाह भी नहीं है किसी समय के। शाश्वत है इन पत्रों के प्रसंग, आज भी जी रहे हैं उस उम्र के लड़के वही समय, बेरोजगारी और प्रेम में ऐसा पाता हूँ। उस उम्र के लड़के वही समय, बेरोजगारी और प्रेम में असफलताओं का समय। पुराने पत्रों को खोलते ही उभर आते हैं कुछ चेहरे, पुराने पत्रों को खोलते हुए ही उभर आते हैं कुछ चेहरे। हंसती खिलखिलाती लड़कियों और निराश मित्रों के चेहरे, पीले पड़ चुके कागजों में, पीले पड़ चुके कागजों में तह दर तह सिमटे हैं असहाय पिताओं और आस लगाए बैठी माओं के चेहरे। हरी जी, बीते हुआ समय तो याद आता ही है और ये बीते हुए समय की ही याद है। शुरू से ही पीला रंग नहीं था इन पत्रों का, शुरू से ही पीला रंग नहीं था इन पत्रों का। ये बात और है कि बसंत में लिखे गए थे पत्र। शुरू से ही पीला रंग नहीं था इन पत्रों का, ये बात और है बसंत में लिखे गए थे ये पत्र। पतझड़ में भी लिखे गए थे। हर बार सोचता हूँ नष्ट कर दूं जला दूं, हर बार सोचता हूँ नष्ट कर दूं जला दूं, चिंदियाँ चिंदियाँ कर हवा में बिखेर दूं, पर हर बार पहले से अधिक एहतियात से लपेट कर सहेज कर रख देता हूँ। और इस संग्रह से मैं अंतिम कविता सुना रहा हूँ, प्रेम करते हुए लोग। प्रेम करते हुए लोग अक्सर रहते हैं चुप चुप, प्रेम करते हुए लोग अक्सर रहते हैं चुप चुप, प्रेम करते हुए लोग अक्सर रहते हैं बेखबर, प्रेम करते हुए लोग कुछ नहीं सोचते प्रेम के सिवा, प्रेम करते हुए लोग कुछ नहीं सोचते प्रेम के सिवा, प्रेम करते हुए लोग अक्सर रहते हैं घबराए, प्रेम करते हुए लोग अक्सर रहते हैं चौकन्ने, प्रेम करते हुए लोग अक्सर रहते हैं चौकन्ने। अंतिम पंक्तियां हैं, प्रेम करते हुए लोग अक्सर पकड़े जाते हैं प्रेम करते हुए। अब मैं अपने चौथे काव्य संग्रह से कुछ कविताएं सुना रहा हूँ। मेरा चौथा काव्य संग्रह बची हुई हंसी, ये प्रकाशित तो हुआ था 2006 में। इस संग्रह पे ही मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी का सुधींद्र पुरस्कार मिला था और इसी संग्रह पर प्रकाश जैन कविता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये संग्रह भी काफी चर्चित रहा। इस संग्रह का जो फ्लैप जो लिखा था हमारे वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा था और वे आज भी इसकी कविताएं याद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रचना प्रक्रिया पे एक कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कविता का अभ्यास। 40 वर्ष से लिख रहा हूँ कविताएं और अभी तक कविता लिखने का अभ्यास नहीं। 40 वर्ष से लिख रहा हूँ कविताएं और अभी तक कविता लिखने का अभ्यास नहीं हुआ। हर नई कविता लिखते समय लगता है पहली बार लिख रहा हूँ। हर नई कविता लिखते हुए लगता है पहली बार लिख रहा हूँ। शिल्प बन नहीं पाया, शिल्प
बन नहीं पाया, मुहावरा ढूंढ नहीं पाया, सीख रहा हूँ भाषा अभी, चिंता रही कैसे संप्रेषित हो, चिंता रही कैसे संप्रेषित हो, क्या वही लिख रहा हूँ जो कहना चाहता हूँ, क्या वही लिख रहा हूँ जो कहना चाहता हूँ। पता नहीं बहुत से कवि, पता नहीं बहुत से कवि कैसे कर लेते हैं अभ्यास, जो लिखते हैं कविता हो जाती है। कहा भी है किसी कवि ने, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। कहा भी है किसी कवि ने, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, जड़मती हो सुजान, सुजान नहीं हो पाया जड़मती ही रहा मैं, सुजान नहीं हो पाया जड़मती ही रहा मैं, लिख नहीं पाया अच्छी कविता, लिख नहीं पाया अच्छी कविता, बन नहीं पाया कवि में। मेरे जैसे लोग लिख नहीं पाया अच्छी कविता। और इसी दूसरी कविता में पढ़ रहा हूँ, बचे हुए शब्द। बहुत कम शब्द हैं मेरे पास, ये भी रचना प्रक्रिया से ही संबंधित कविता है। बहुत कम शब्द हैं मेरे पास, जिन शब्दों में लिखता हूँ कविताएं, उन्हीं शब्दों में व्यक्त करता हूँ। बहुत कम शब्द हैं मेरे पास, जिन शब्दों में लिखता हूँ कविताएं, उन्हीं शब्दों में व्यक्त करता हूँ शोक। खुशी व्यक्त करने के लिए अलग शब्द नहीं है मेरे पास, खुशी व्यक्त करने के लिए अलग शब्द नहीं है मेरे पास। एक ही चेहरा है कठोर और उदास, एक ही चेहरा है कठोर और उदास, खुशी जिस पर ठहर नहीं पाती, उत्सव में चला जाता हूँ यही चेहरा लेकर, उत्सव में चला जाता हूँ यही चेहरा लेकर। लोगों के पास अनेक चेहरे हैं, लोगों के पास अनेक चेहरे हैं और शब्दों का जाल। कामयाब लोगों के पास जूते भी अलग होते हैं, खुशी व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए। बचाए रखना चाहता हूँ थोड़ी सी हंसी बचे हुए शब्दों के साथ, बचाए रखना चाहता हूँ थोड़ी सी हंसी सब बचे हुए शब्दों के साथ। इसी क्रम की कविता है बचा हुआ प्रेम। मेरे पास नहीं रहे कभी इतने शब्द, व्यक्त कर सकूं दुख, दे सकूं सांत्वना, बोल सकूं झूठ, कह सकूं सत्य, चुप ही रहा आत्मीयजनों के बीच। मेरे पास नहीं रहे कभी इतने शब्द, व्यक्त कर सकूं दुख, दे सकूं सांत्वना, बोल सकूं झूठ, कह सकूं सत्य, चुप ही रहा आत्मीयजनों के बीच। मैंने बचाए रखे शब्द कविता के लिए, मैंने बचाए रखे शब्द कविता के लिए। मेरी कविताएं नहीं पहुंची उन तक जिनसे मैंने किया प्रेम। एक यातना है प्रेम करते हुए चुप रहना, जिस दिन बोलूंगा मैं सबसे खराब व्यक्ति होऊंगा। चुप ही रहा मैं ताकि बची रहे कविताएं, बचा रहे। और अभी संग्रह की शीर्षक कविता है बची हुई हंसी। बची हुई हंसी। हंसी के झरने नहीं गिरते, किसी की खिलखिलाहट सितार सी झंकृत नहीं होती, खाकों से आसमान नहीं फटता इन दिनों। हंसी के झरने नहीं गिरते, किसी की खिलखिलाहट सितार सी झंकृत नहीं होती, खाकों से आसमान नहीं फटता इन दिनों। बर्फ सी पिघलती हंसी बची है मेरे शहर में, बर्फ से पिघलती हंसी बची है मेरे शहर में। मित्रों के पास बची है ईर्ष्या, जीवन में तनाव जिस्म को चीरती एक क्रूर हंसी बची है मेरे शहर में। जीवन में तनाव जिस्म को चीरती एक क्रूर हंसी बची है मेरे शहर में। सूरज में बची है थोड़ी सी धूप, नदी में बचा है थोड़ा सा जल, पेड़ों पर बचे हैं थोड़े से फल।
सूरज में बची है थोड़ी सी धूप, नदी में बचा है थोड़ा सा जल, पेड़ों पर बचे हैं थोड़े से फल, घरों में बचा है थोड़ा सा नमक, घरों में बचा है थोड़ा सा नमक, बच्चों में बची है थोड़ी सी हंसी मेरे शहर, बच्चों में बची है थोड़ी सी हंसी मेरे शहर। इसी शीर्षक की और भी कविताएं हैं, लेकिन मैं आपको एक कविता है, आधी सदी के सफर में। जी, आपने तो सभी संग्रह पढ़ रखे हैं, बची हुई हंसी भी, और आपको तो मेरे पूरे रचना जगत से आप वाकिफ हैं। आधी सदी के सफर में। आधी सदी के सफर में जो लोग आगे थे इतने भी आगे नहीं थे। आधी सदी के सफर में जो लोग आगे थे इतने भी आगे नहीं थे। ईर्ष्या भी नहीं थी, उत्सुकता बढ़ थी देख लेने की, रोमांच था छू लेने का। कितनी कम वस्तुओं के बावजूद भी कितने संपन्न थे वो। ईर्ष्या भी नहीं थी, उत्सुकता बढ़ती देख लेने की, रोमांच था छू लेने का। कितनी कम वस्तुओं के बावजूद कितने संपन्न थे लोग। मेरा एक दोस्त साइकिल पर घर छोड़ने आया करता था मुझे। मेरा एक दोस्त घर पर साइकिल पर छोड़ने आया करता था मुझे। उसकी घड़ी से सीखा था मैंने समय देखना। उसकी घड़ी से सीखा था मैंने समय देखना। जिन लोगों के घर में था रेडियो, उनका घर भी अटा नहीं पड़ा था। जिन लोगों के घर में था रेडियो, उनका घर भी अटा नहीं पड़ा था। घर में थी इतनी जगह, गूंजती रहती थी लता मंगेशकर की। घर में थी इतनी जगह, गूंजती रहती थी लता मंगेशकर की आवाज़। जिन पड़ोसियों के घर में था टेबल फैन, जिन पड़ोसियों के घर में था टेबल फैन, उनके बच्चे भी गर्मियों में उघाड़े बदन ही रहा करते थे। उनके बच्चे भी गर्मियों में उघाड़े बदन ही रहा करते थे दूसरे बच्चों के साथ। आधी सदी के सफर में इतने क्रूर नहीं थे। आधी सदी के सफर में इतने क्रूर नहीं थे, इतने निरीह भी नहीं थे वो, जितने नजर आते हैं पूरी सदी के बाद। जितने नजर आते हैं पूरी सदी के बाद। इसी क्रम की दूसरी कविता है, आधी सदी के सफर में हम रहे साथ साथ। आधी सदी के सफर में हम रहे साथ साथ। इस शहर की कितनी गलियों में कितनी बार घूमते रहे पैदल, बिना दाएं बाएं देखे सुनसान सड़कों पर दौड़ाते रहे साइकिल। फिर शहर कविता में आता है। शहर बार बार मेरी कविताओं में लौट के आता है और अनायास ही आता है। इस शहर की कितनी गलियों में कितनी बार घूमते रहे पैदल, बिना दाएं बाएं देखे सुनसान सड़कों पर दौड़ाते रहे साइकिल। 40 मिनट से वह खड़ा था सड़क के दाईं ओर और मैं खड़ा था बाईं। 40 मिनट से वह खड़ा था सड़क के दाईं ओर और मैं खड़ा था बाईं ओर। हम दोनों के बीच 60 फीट की दूरी थी। कभी वह मेरी दिशा में, कभी मैं उसकी दिशा में बढ़ने का प्रयास करते रहे। कई बार सड़क के बीचों बीच पहुंच गए, फिर लौट आए अपनी अपनी दिशाओं। हमारी नजदीकियों के बीच एक सैलाब था, स्कूटर, कार, ऑटो और मिनी बसों का। हमारी नजदीकियों के बीच एक सैलाब था, स्कूटर, कार, ऑटो, मिनी बसों का। वह था हादसों का। उम्र का तकाजा था, बीत चुकी थी आधी सदी। उम्र का तकाजा था, बीत चुकी थी आधी सदी। हम फिर बढ़े बसते हुए वाहनों से। ये सड़क पार करते हुए करने की कोशिश की कविता है। हम फिर बढ़े
बसते हुए वाहनों से एक दूसरे की दिशा में, सोचा इतने भी बूढ़े नहीं हैं अभी, आखिर मैंने उसे खींच ही लिया हाथ पकड़ कर। हम फिर बढ़े बसते हुए वाहनों से एक दूसरे की दिशा में, सोचा इतने बूढ़े भी नहीं हैं अभी, आखिर मैंने खींच ही लिया उसका हाथ पकड़ कर। बहुत देर तक हम यूं ही खड़े रहे निशब्द। बहुत देर तक हम यूं ही खड़े रहे निशब्द, एक दूसरे का हाथ थामे, जैसे मिले हो पूरी सदी के, जैसे मिले हो पूरी सदी के। अब एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है हवाई चप्पल। ये भी स्मृति की कविता है। हवाई चप्पलों का इतिहास पुराना नहीं है, किसी भी शासन काल में हवाई चप्पलों का उल्लेख नहीं मिलता। हवाई चप्पलों का इतिहास पुराना नहीं है, किसी भी शासन काल में हवाई चप्पलों का उल्लेख नहीं मिलता, नहीं किसी खुदाई में पाई गई है हवाई चप्पलें, नहीं किसी खुदाई में पाई गई हवाई चप्पलें। मेरे बचपन के दिनों में महत्वपूर्ण थी हवाई चप्पलें। मेरे बचपन के दिनों में महत्वपूर्ण थी हवाई चप्पलें। हवाई चप्पलों के लिए 15 दिनों तक रूठा रहा था। हवाई चप्पलों के लिए 15 दिन तक रूठा रहा था मैं। 5 रुपए की हवाई चप्पल लेने से क्या फ़ायदा? 5 रुपए की हवाई चप्पल लेने से क्या फ़ायदा? 8-10 रुपए में आ जाते हैं बाटा के सफ़ेद भूरे कपड़े के जूते, माँ ने समझाया था। 5 रुपए की हवाई चप्पल लेने से क्या फ़ायदा? 8-10 रुपए में आ जाते हैं बाटा के सफ़ेद भूरे कपड़े के जूते, माँ ने समझाया था। कपड़े के जूते सब जगह काम आ जाते हैं, स्कूल, बाजार, शादी विवाह में। हवाई चप्पलों में की वो शान कहाँ? लेकिन थी हवाई चप्पलों की शान। मेरे दोस्त ठसके से पहने रहते थे। माँ को 5 रुपए खर्च होने का अफसोस तो रहा, पर मुझे दिलवानी ही पड़ी हवाई चप्पलें। माँ को 5 रुपए खर्च होने का अफसोस तो रहा, पर मुझे दिलवानी ही पड़ी नीली हवाई चप्पलें, जिन्हें पहनकर मुझे कई दिनों तक लगता रहा जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ। फिर खूब पहनी घिसी हवाई चप्पलें, फिर खूब पहनी घिसी हवाई चप्पलें। टूट जाने पर 2 पैसे में मोची से टाँका लगवा लिया, या सेफ्टी पिन लगाकर कई दिनों तक काम चला लिया। अब भी पहनता हूँ हवाई चप्पलें, अब भी पहनता हूँ हवाई चप्पलें, पर घर की चारदीवारी के अंदर। लेकिन अब हवाई चप्पलों का कई जगह उल्लेख होता है। लेकिन अब कई जगह हवाई चप्पलों का उल्लेख होता है, जब किसी शहर में होती है भगदड़। जब किसी शहर में होती है भगदड़, चलती है लाठी और गोलियां, शहर की सड़कों पर बिखरी मिलती है हवाई चप्पल। जब किसी शहर में होती है भगदड़, चलती है लाठी और गोलियां, शहर की सड़कों पर बिखरी मिलती है हवाई चप्पलें। शहर के नष्ट हो जाने के बाद खुदाई में मिलेगी सैकड़ों हवाई चप्पल। दो छोटी छोटी कविताएं पढ़ो इस संग्रह से। पहली कविता है रास्ते। उन्हीं रास्तों पर चला मैं जो थे लंबे और ऊबड़ खाबड़। उन्हीं रास्तों पर चला मैं जो थे लंबे और ऊबड़ खाबड़। शॉर्टकट नहीं ढूंढे मैंने, शॉर्टकट नहीं ढूंढे मैंने। अभी मंजिल दूर थी, चल ही रहा था मैं। कुछ लोग लौटते हुए मिले सही राह की तलाश में। अभी मंजिल दूर थी, चल ही रहा था मैं। कुछ लोग लौटते हुए मिले सही राह की तलाश में। बहुत कम थे, अधिकांश शॉर्टकट से पहुंच गए थे गंतव्य तक। बहुत कम थे, अधिकांश पहुंच गए थे
शॉर्टकट से गंतव्य तक। एक छोटी सी कविता और है, वो पत्र पे है। जिन दिनों पत्र आया जाया करते थे और हम पत्र डाला करते थे, तो किस ढंग से हम पत्र डालना भूल जाते थे और पत्रों की प्रतीक्षा करते थे। कोई छोटी सी कविता है। घर पर ही रह जाते हैं या फिर जेब में पड़े रहते हैं। घर पर ही रह जाते हैं या फिर जेब में पड़े रहते हैं। पता नहीं क्यों पत्र डालना भूल जाते हैं। पता नहीं क्यों पत्र डालना भूल जाते हैं हम। शाम को घर आते ही पूछते हैं कोई पत्र तो नहीं आया। शाम को घर आते ही पूछते हैं कोई पत्र तो नहीं आया। एक और कविता है, वो भी जयपुर शहर से ही संबंधित है। कविता का शीर्षक है चीले। कई दिन हो गए मैंने चील नहीं देखी। कई दिन हो गए मैंने चील नहीं देखी। बचपन में मुझे अच्छा लगता था दूर से चील को देखना। बचपन में मुझे अच्छा लगता था दूर से चील को देखना। कई बार पुराने घर की छत पर सबसे ऊंचे स्थान पर आकर बैठ जाती थी चील। कत्थई, गहरे कत्थई रंग की, गोल गोल बड़ी आंखें। आंखों को घुमाते हुए स्फूर्त और चौकन्नी चील के पास जाते हुए डर लगता। गोल गोल बड़ी बड़ी आंखों को घुमाते हुए स्फूर्त और चौकन्नी चील के पास जाते हुए डर लगता था, पर अच्छा लगता था चील का आकर बैठना। चील के उड़ जाने पर बच्चे एक साथ गाने लगते थे, चील चील चिल्लाती जाए, चील का बच्चा रोता जाए। इन पंक्तियों का क्या अर्थ था ये आज भी पता नहीं, पर अच्छा लगता था चील चील चिल्लाना। चील की दृष्टि और झपट्टा मारने की कला बेहद लोकप्रिय थी। चील की दृष्टि और झपट्टा मारने की कला बेहद लोकप्रिय थी। आसमान में और ऊपर से अपने शिकार को देख लेती, बिना आवाज किए द्रुत गति से पंजों में दबाकर उठाकर ले जाती पृथ्वी से। बिना आवाज किए द्रुत गति से पंजों में दबाकर उठा ले जाती पृथ्वी से। शहर के बाजार में एक खास जगह पर लोग आसमान में उछालते थे ढाल के बड़े। शहर के एक बाजार में एक खास जगह पर लोग आसमान में उछालते थे ढाल के बड़े। चीलें हवा में ही रपट लिया करती थी। चीलें हवा में ही रपट लिया करती थी। जिस दिन आकाश में एक साथ उड़ती पतंगे। जयपुर में खूब पतंगे उड़ती है, और विशेषकर संक्रांति के दिन। जिस दिन आकाश में एक साथ उड़ती पतंगे, चीलें शहर से दूर निकल जाती थी कहीं। चीलें शहर से दूर निकल जाती थी कहीं। इन दोनों आसमान साफ रहने पर भी चीलें निकल गई। इन दिनों आकाश साफ रहने पर भी चीलें निकल गई। ये कविताएं मैंने आपको अपने चौथे काव्य संग्रह बची हुई हंसी से सुनाई कुछ, और मेरे ख्याल से काफ़ी कविताएं हो गई, लेकिन अर्पण जी का ये आग्रह है कि हर संग्रह से सुनाएं। मैं नमक की तरह, जो मेरा 5वां काव्य संग्रह है, उससे आपको अधिक नहीं 3-4 कविता सुनाऊंगा। कविताएं काफ़ी हो गई हैं, आप लोग भी शायद। नमक की तरह की पहली कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, जो गिरना और गिरना। पैदा होते ही माँ की कोख से गिरा। पैदा होते ही माँ की कोख से गिरा। घुटनों के बल चलते हुए गिरा। दौड़ते हुए गिरा, सड़क पर साइकिल चलाते हुए गिरा। घुटनों के बल चलते हुए गिरा, दौड़ते हुए गिरा, सड़क पर साइकिल चलाते हुए गिरा। समाज की नज़रों में गिरा, बेरोजगार रहने पर। परिवार की नज़रों में गिरा, पिछड़ जाने पर। दोस्तों की नज़रों में गिरा। डूबने से पहले प्रेम में गिरा। डूबने से पहले प्रेम में गिरा। सर्दी में गिरा,
बर्फ की तरह, बारिश में गिरा बूंदों की तरह। सर्दी में गिरा बर्फ की तरह, बारिश में गिरा बूंदों की तरह। गर्मी में गिरा श्वेत की तरह, पतझड़ में गिरा पत्ते की तरह। गर्मी में गिरा श्वेत की तरह, पतझड़ में गिरा पत्ते की तरह। खेतों में गिरा बीज की तरह, फूलों में गिरा पराग की तरह, पत्तियों पर गिरा ओस की तरह। खेत में गिरा बीज की तरह, फूलों पर गिरा पराग की तरह, पत्तियों पर गिरा ओस की तरह। रोटी में गिरा नमक की तरह, रोटी में गिरा नमक की तरह। गुरुत्वाकर्षण का नियम जानने से पहले ही पेड़ से गिरा फल की तरह। मैं नहीं गिरा दूध में मक्खी की तरह। मैं नहीं गिरा दूध में मक्खी की तरह, दाल में कंकड़ की तरह, धूप में जलन की तरह, पानी में गलन की तरह, हवा में चुभन की तरह। मैं नहीं गिरा दूध में मक्खी की तरह, दाल में कंकड़ की तरह, धूप में जलन की तरह, पानी में गलन की तरह, हवा में चुभन की तरह। लोग चढ़ते गए, लोग चढ़ते गए, यश पद वैभव और गर्व की ऊंचाई। लोग चढ़ते गए, यश पद वैभव और गर्व की ऊंचाइयां। मैं गिरता चला गया अभिमान की तरह। मैं गिरता चला गया अभिमान की तरह। और एक कविता है मोबाइल। आज मोबाइल हर व्यक्ति के पास है और आवश्यकता भी बन गई है, लेकिन बचपन में मोबाइल नहीं हुआ करते थे हमारे, तब किस तरह बात करते थे मैं उसका एक मोबाइल शीर्षक से लिखा। माचिस की दो खाली डिब्बियों के बीच एक लंबा सा धागा बांधकर दो छोर पर खड़े हो जाते हैं दो बच्चे। माचिस की दो खाली डिब्बियों के बीच एक लंबा सा धागा बांधकर दो छोर पर खड़े हो जाते हैं दो बच्चे। पहले छोर से बच्चा माचिस की डिब्बी को कान से सटा कर कहता है हेलो। पहले छोर से बच्चा माचिस की डिब्बी को कान से सटा कर कहता है हेलो। दूसरे छोर से दूसरा बच्चा उसी अंदाज में बोलता है हाँ कौन बोल रहा है। दूसरे छोर से उसी अंदाज में दूसरा बच्चा बोलता है हाँ कौन बोल रहा है। फिर बहुत देर तक चलता रहता है संवाद। फिर बहुत देर तक चलता रहता है संवाद। दोनों बच्चे महसूस करते हैं वास्तव में उनकी आवाज़ एक दूसरे के बीच के धागे के माध्यम से पहुंच रही है। दोनों बच्चे महसूस करते हैं वास्तव में उनकी आवाज़ एक दूसरे तक बीच के धागे के माध्यम से पहुंच रही है। संवाद करते करते दोनों बच्चे बड़े हो गए। संवाद करते करते दोनों बच्चे बड़े हो गए। दोनों बच्चों की जेब में माचिस की खाली डिब्बियों की जगह रखे हैं मोबाइल। दोनों बच्चों की जेब में माचिस की खाली डिब्बियों की जगह रखे हैं मोबाइल। अब भी दोनों छोरों से देर तक चलता रहता है संवाद। अंतिम पंक्तियां हैं। अब भी दोनों छोरों से देर तक चलता रहता है संवाद, किंतु अब दोनों छोरों के बीच का धागा टूट गया। किंतु अब दोनों छोरों के बीच का धागा टूट गया। एक कविता है नीली धारियों वाला स्वेटर। कैसी भी रही हो ठंड, कैसी भी रही हो ठंड, ठिठुरा देने वाली या गुलाबी, एक ही स्वेटर था मेरे पास नीली धारियों वाला। कैसी भी रही हो ठंड, ठिठुरा देने वाली या गुलाबी, एक ही स्वेटर था मेरे पास नीली धारियों वाला। बहन के स्वेटर बुनने के पहले किसी की उतरी हुई जैकेट पहनता था मैं। जैकेट में गर्माहट थी, जैकेट में गर्माहट थी, पर जैकेट पहनकर खुशी नहीं मिलती थी मुझे। पर जैकेट पहनकर खुशी नहीं मिलती थी मुझे। एक उदासी छा जाती थी मेरे चेहरे पर। एक उदासी छा जाती थी मेरे चेहरे पर। बहन मेरे चेहरे पर छाई उदासी को पढ़कर
खुद भी उदास हो जाया करती थी। बहन मेरे चेहरे पर छाई उदासी को पढ़कर खुद भी उदास हो जाया करती थी। बहन ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर खरीदे थे सफ़ेद नीले ऊन के कपड़े। बहन ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर खरीदे थे सफ़ेद नीले ऊन के गोले। एक सहेली से मांग कर लाई थी सलाइयाँ। किसी पत्रिका के बुनाई विशेषांक से सीखी डिजाइन। 2 उल्टे एक सीधा, एक उल्टा 2 सीधे डाले फंदे। कई दिनों तक नापती रही मेरा गला और लंबाई, गिनती रही फंदे, बदलती रही सलाई। ठिठुराती ठंड आने से पहले एक दिन बहन ने पहना दिया मुझे नया स्वेटर। ठिठुराती ठंड आने से पहले एक दिन बहन ने पहना दिया मुझे नीला स्वेटर। बहन की हथेलियों की ऊष्मा समा गई थी स्वेटर में। बहन की उंगलियों की ऊष्मा समा गई थी स्वेटर में। मेरे चेहरे पर आई चमक देखकर खुश थी बहन। मेरे चेहरे पर आई चमक को देखकर खुश थी बहन। मेरा स्वेटर देखकर लड़कियां पूछती थी कलात्मक बुनाई के बारे में। बहन के ससुराल जाने के बाद में कई वर्षों तक मैं पहनता रहा नीली धारियों वाला स्वेटर। उस स्वेटर जैसी ऊष्मा फिर किसी स्वेटर में नहीं मिली। अंतिम पंक्ति है कि उस स्वेटर जैसी ऊष्मा फिर किसी स्वेटर में नहीं मिली। उस स्वेटर की स्मृति में आज भी मुझे ठंड नहीं लगती। आज भी मुझे ठंड नहीं लगती। कविताएं बहुत हैं और समय मेरे ख्याल से बहुत अधिक हो गया है। मैं अब 2-3 छोटी कविताएं पढ़ूंगा। कविता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई हमें कुछ कह दे, ये मानहानि है हमारी। कोई हमें कुछ कह दे, ये मानहानि है। दूसरी कविता है स्वाभिमानी। जिनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, उनकी क्यों सुने। जिनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, उनकी क्यों सुने, आखिर स्वाभिमानी है हम। जिनसे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, जिनसे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, उनकी गाली भी सुन लेते हैं। ये विनम्रता है हमारी। ये विनम्रता है हमारी। और एक कविता है सहिष्णुता। कोई हमारी प्रशंसा करे, चाहे झूठा ही गुणगान करे, इतना तो सहन कर सकते हैं। कोई हमारी प्रशंसा करे, चाहे झूठा गुणगान करे, इतना तो सहन कर सकते हैं हम। कोई आलोचना करे, निंदा करे हमारी, हम चुप बैठ जाएं, इतने भी सहिष्णु नहीं हैं हम। कोई आलोचना करे, निंदा करे हमारी, इतने भी सहिष्णु नहीं हैं। मैं अब आपको अपने अंतिम कविता संग्रह मुड़कर देखता है जीवन से कुछ कविताएं सुनूंगा। ये मुड़ता है देखकर जीवन जो कविता संग्रह है, ये बोधि प्रकाशन से 2016 में प्रकाशित हुआ था। और उनकी जो एक योजना है 10 किताबों का जो एक सेट वो निकालते हैं, 100 रुपये में 10 किताबें, उस सेट में ये संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसमें से मैं आपको 3-4 कविताएं सुनाऊंगा और फिर समाप्त। कविता है कम कम। कम कम में भी कट जाता है जीवन। कम कम में भी कट जाता है जीवन। खुशियां मिली कम, प्रेम मिला कम, लोगों के दिल में जगह मिली कम।
कम कम में भी कट जाता है जीवन, खुशियाँ मिली कम, प्रेम मिला कम, लोगों के दिल में जगह मिली कम। चाय में मिली चीनी कम, दाल में मिला नमक कम। चाय में मिली चीनी कम, दाल में मिला नमक कम, शराब में मिला पानी कम। दोस्तों ने निभाई दोस्ती कम, दुश्मनों ने निभाई दुश्मनी कम। दोस्तों ने निभाई दोस्ती कम, दुश्मनों ने निभाई दुश्मनी कम। कुछ और अच्छा कर जाता जीवन, कुछ और अच्छा कर जाता जीवन, दुख भी मिले होते कम, दुख भी मिले होते कम। इसी क्रम की दूसरी कविता है। कम ही मिले नहीं मिलने से बेहतर कम ही मिले, कम ही मिले नहीं मिलने से बेहतर कम ही मिले। सबकी हो आकाश में साझेदारी, सबकी हो आकाश में साझेदारी, एक टुकड़ा जमीन का सबको मिले। पीने के लायक जल मिले, पीने के लायक जल मिले, खाने के लायक अन्न मिले, जीने के लायक वायु मिले। संपन्नता वैभव और भव्यता पर चाहे रहे चंद लोगों की इजारेदारी। संपन्नता वैभव और भव्यता पर चाहे रहे चंद लोगों की इजारेदारी। सम्मान स्वाभिमान का हक सबको मिले, सम्मान स्वाभिमान का हक सबको मिले। हर घर में हो चिराग, हर घर में हो चिराग, रोशनी चाहे कम लगे। हर घर में हो चिराग, रोशनी चाहे कम लगे। ये कविता है प्रेम और श्रद्धा। प्रेम और श्रद्धा ये ऐसी चीज है, कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा उमड़ती बहुत है, तो वो उमड़ती हुई प्रेम और श्रद्धा पे कविता है। मैं लोगों से मिलने पर हाथ जोड़ता हूँ या फिर हाथ मिलाता हूँ। मैं लोगों से मिलने पर हाथ जोड़ता हूँ या फिर हाथ मिलाता हूँ। किसी के गले नहीं पड़ता, नहीं पैर पड़ता, किसी के गले नहीं पड़ता, नहीं पैर पड़ता हूँ। कई लोगों में उमड़ता है प्रेम, भींच लेते हैं सीने से लगाकर, इतना कि दम घुटने लगता है। कई लोगों में उमड़ता है प्रेम, भींच लेते हैं सीने से लगाकर, इतना कि दम घुटने लगता है। कई लोगों में उमड़ती है श्रद्धा, कई लोगों में उमड़ती है श्रद्धा, झुक जाते हैं टखनों तक, इतने कि शर्म आने लगती है। झुक जाते हैं टखनों तक कि शर्म आने लगती है। पता नहीं क्यों मैं जितना प्रेम करने वालों से डरता हूँ। अंतिम पंक्ति है कविता की। पता नहीं क्यों मैं जितना प्रेम करने वालों से डरता हूँ, उतना ही श्रद्धा रखने वालों से, उतना ही श्रद्धा रखने वालों से। और अब मैं अधिक समय न लेते हुए अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है दोस्ती और प्रेम। बहुत बरसों बाद समझ में आया दोस्ती एक यथार्थ है। बहुत बरसों बाद समझ में आया दोस्ती एक यथार्थ है, प्रेम एक बहुलता। मैंने दोस्तों के लिए कुछ नहीं किया, मैं दोस्तों से प्रेम करता रहा, दोस्त मुझ पर एहसान करते रहे। दोस्त तुम्हारे लिए कुछ करे, दोस्त के लिए भी कुछ करना पड़ता है। दोस्त तुम्हारे लिए कुछ करे, दोस्त के लिए भी कुछ करना पड़ता है। दोस्ती एक तरफा नहीं होती, प्रेम एक तरफा हो सकता है। दोस्ती एक तरफा नहीं होती, प्रेम एक तरफा हो सकता है। 50 वर्ष बाद भी पूछा जा सकता है, तुमने दोस्तों के लिए क्या किया। यदि कुछ किया है तो याद भी रखना पड़ता है। सिर्फ याद रखना ही पर्याप्त नहीं, समय आने पर गिनाना भी पड़ता है, गाहे बगाहे जताना भी पड़ता है। बचपन के वो मासूम दिन जब खाई थी दोस्ती की कसमें, बुलाना भी पड़ता है। अंतिम पंक्तियां है कि दोस्ती एक व्यावहारिकता है, मैं दोस्ती को भी प्रेम समझता हूँ। दोस्ती एक व्यावहारिकता है, मैं दोस्ती को भी
मैं समझता रहा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अर्पण जी, मेरे ख्याल से काफ़ी हो चुका है और मैं जी शुक्रिया गोविंद माथुर जी, इतनी महत्वपूर्ण कविताओं के पाठ के लिए। और हमारी कोशिश यही थी कि इस कार्यक्रम में आपके कवि की यात्रा को भी हम भली भांति समझ सकें। मुझे लगता है कि हमारे तमाम लेखक मित्रों और साथियों को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप जिस तरह की कविताओं के लिए जाने जाते हैं, वैसी कविताओं का पाठ यहाँ हो पाया हम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण रहा। गोविंद जी, आपकी कविताओं में मुझे जो लगता है, जिजीविषा और जिद के कई स्तर हैं। विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करते चले जाने की जिजीविषा और हर हाल में सरलता और निर्दोषता को बचाए रखने की जिद, इस तरह मनुष्यता को हर कीमत पर बचाए रखने की जो कवायद हो सकती है, वह आपका कवि करता है। आपकी कविताएं अभिधा में व्यंजना को भली भांति अभिव्यक्त करती है। सीधे सादे वाक्यों में कविता को दूर तक ले जाने का रचनात्मक कौशल आपके कवि के पास है। इसका सबूत आज का यह कविता पाठ भी है। एक दो चीजें जो इन कविताओं को सुनते हुए मुझे लगी, उनकी ओर भी चाहता हूं कि उसे रेखांकित किया जाए। स्मृतियां आपकी कविताओं की ताकत है और वे बार बार लौटती हैं और उसका एक बेहतर सृजनात्मक इस्तेमाल आपका कवि कर पाता है। दूसरे आम फहम दृश्यों और चीजों को कविता में उकेरते हैं और उसके साथ समय के शुरुआती और अधुनातन पक्षों को एक साथ खड़ा करके कविता की एक बड़ी रेंज को संभव करते हैं। मित्रों, गोविंद माथुर अभावों के बीच भाव और भावों के बीच अभाव को उकेरते कवि हैं। क्रिया हो, संज्ञा हो, उसे कई कोणों से उभारते हुए वे अपनी कविता में तनाव उत्पन्न करते हैं और उस तनाव से एक करुणा हम तक पहुंचती है। बचपन के खेलों की बात भी हमने यहां देखी। माचिस के डब्बे और मोबाइल तक की यात्रा को भी कवि एक साथ रखता है और इसके बीच संवेदनशीलता का धागा जिस तरह से टूट गया है, कवि हमारा ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कर पाता है। कह सकते हैं कि गोविंद माथुर की कविताएं सहज रूप से अभिव्यक्त होती कविताएं। वे दुरूहता नहीं, सरलता के कवि हैं और सरलता उनकी कमजोरी नहीं। गोविंद माथुर जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हमारे साथ इतने समय तक बने रहे, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हम आपके आभारी हैं और अपने तमाम रचनाकार मित्रों और साथियों का धन्यवाद करते हैं
कि वे इस कार्यक्रम के साथ निरंतर बने रहें। गोविंद जी, धन्यवाद जी आपका और जन सौरभ पुस्तकालय का भी आभार, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, शुक्रिया। मित्रों, इसी के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होता है। कल हम पुनः कुछ और रचनाकार मित्रों के साथ मिलते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। धन्यवाद।